कंपनी को जहांगीर ने लाइसेंस दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने साजिश करके, षड्यंत्र करके उसी को कुर्सी से उतरवा दिया। जहांगीर के कुर्सी से उतर जाने के बाद लगभग जितने मुगल राजा थे वो अंग्रेजों के कंट्रोल में रहे। बहादुर शाह जफर तो पूरी तरह से अंग्रेजों के काबू में था। एक राजा था जो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आया, उसका नाम था औरंगजेब। तो अंग्रेजों ने क्या किया, चालाकी करके औरंगजेब के साथ संधि कर ली, मित्रता की संधि, दोस्ती की संधि। और जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, अंग्रेजों ने औरंगजेब के इलाके में कभी भी नहीं लूटमार की। औरंगजेब के बाहर का जो इलाका था उसमें लूटते थे वो। औरंगजेब कितने बड़े इलाके का राजा था, उत्तर भारत का लगभग, ऐसे आज का जो उत्तर भारत है जिसमें उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है और थोड़ा इलाका हिमाचल का है, जम्मू कश्मीर का है, उत्तराखंड का है, इतने ही इलाके में औरंगजेब का शासन था। थोड़े दिन उसने दक्षिण भारत में पैर फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम के सामने वो टिक नहीं पाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहां जितनी भी जड़ें थी औरंगजेब की, उनको काट दिया था। इसलिए वो थोड़े इलाके का ही राजा था। उतने इलाके में अंग्रेज लूटमार नहीं करते थे जब तक वो जिंदा था। 1707 में मर गए, उन्होंने वो इलाका भी लूटना शुरू किया। तो सबसे प्रमुख बात जो अंग्रेजों की थी वो थी लूटना है भारत में। अब लूटने के तरीके, जितने तरीके लूटने के हो सकते हैं वो अंग्रेजों ने अपनाए। किसी के घर में घुस जाना जबरदस्ती, जो धन संपत्ति मिले उसको लेके आ जाना, ये एक तरीका था लूटने का। फिर दूसरा तरीका था लोगों के ऊपर टैक्स लगा के लूटना, ये दूसरा तरीका था। एक तो दादागिरी करके लूटना, जैसे आज के गुंड लोग करते हैं, बदमाश लोग करते हैं। हमारे पास कुछ दस्तावेज है ईस्ट इंडिया कंपनी के, जिनमें एक दस्तावेज है, जयपुर का एक महाराजा हुआ करता था सवाई सिंह, उनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी का एक लेटर आया कि हमको 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं दे दो, नहीं तो हम जयपुर शहर को लूटेंगे। अब जयपुर के महाराजा ने अपने सहयोगियों से बैठक की कि क्या करें, 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं दें या ये जयपुर आके हमको लूटें। तो सबने मिलकर कहा 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं देना आसान है, वो दे दो, नहीं तो ये हमारे यहां से 10 कोटी लूट के ले जाएंगे। तो जयपुर के राजा ने 1 कोटी स्वर्ण मुद्राएं दे दी। इसी तरीके से अंग्रेज सब राजाओं से लेते थे। भारत में उस समय 565 राजा थे, छोटे बड़े सब मिलाकर। कुछ मजबूत थे, कुछ कमजोर थे। जो मजबूत राजा थे वो कभी भी अंग्रेजों को पैसे नहीं देते थे। जब भी अंग्रेजों ने मांगा उन्होंने मना किया। जैसे सतारा के महाराजा थे, उन्होंने कभी नहीं दिया। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई महारानी थी ना, उसने कभी नहीं दिया। जैसे दक्षिण भारत में एक हैदर अली हुआ करता था, उसने कभी नहीं दिया। हैदर अली के बाद उसका बेटा था टीपू सुल्तान, उसने कभी नहीं दिया। तो 565 राजाओं में कई मजबूत राजा थे जो अंग्रेजों को 1 पैसा नहीं देते थे, लेकिन कुछ कमजोर राजा थे जो चुपचाप उनको पैसे दिया करते थे। तो होता यह था कि जो मजबूत राजा थे उनसे अंग्रेजों की लड़ाई होती थी, और उस लड़ाई में अंग्रेज कभी जीत नहीं पाते थे, हमेशा हारते थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से अंग्रेजों ने जब भी लड़ाई की हमेशा वो हारे। हमारे यहां बेलगाम है महाराष्ट्र के बाजू में, वहां पर एक रानी थी कित्तूर चेन्नम्मा। जब भी अंग्रेजों ने उससे पैसे मांगे कभी नहीं दिए, और हमेशा उसने लड़ाई करके अंग्रेजों को हराया। हैदर अली से अंग्रेजों ने 18 बार युद्ध किया, एक बार भी जीत नहीं पाए, हर बार अंग्रेज हारे हैदर अली से। टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने करीब 7 बार युद्ध किया, हर बार हारे, कभी नहीं जीत पाए। तो मजबूत राजाओं को वो कई बार धमकाते थे, डराते थे, लेकिन मजबूत राजा मारते थे, पीटते थे, अंग्रेजों को युद्ध में हराते थे, उनकी गर्दनें काटते थे, उनके हाथ पांव काटते थे, ये होता था। लेकिन जो कमजोर राजा थे वो चुपचाप पैसे दे दिया करते थे। तो अंग्रेजों का सारा निर्भरता जो थी वो कमजोर राजाओं पे थी। और ऐसे
कमजोर राजा भारत में उस समय 250 से ज्यादा थे। 565 कुल राजा थे, उनमें 253 के आसपास नियमित अंग्रेजों को पैसा देने वाले राजा थे। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, जिन राजाओं से पैसे उनको मिलते थे उन्हीं राजाओं को पहले अपनी गुलामी में लिया उन्होंने। और उसका तरीका क्या था, एग्रीमेंट किए, करारनामे किए, और सभी राजाओं से एग्रीमेंट करके उनके राज्य उन्होंने छीन लिए। और वो एग्रीमेंट कैसा होता था, वो एग्रीमेंट की एक कॉपी कभी मैं दिखाऊंगा आपको आस्था चैनल पे। वो एग्रीमेंट लिखा जाता था अंग्रेजी में, उसके ऊपर टाइटल होता था ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, दोस्ती का समझौता, ऐसा होता था उसका टाइटल। और उसमें बहुत सारी बातें लिखी जाती थी कि अंग्रेज इस राजा के मित्र हैं, ये राजा अंग्रेजों का मित्र है, फलाना फलाना। अंत में एक छोटा सा वाक्य डाला जाता था कि ये राजा जब मर जाएगा तो इसका पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा, ये लास्ट में लिखा जाता था। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को अपनी गुलामी में लिया, कंट्रोल में लिया। और अंत में क्या हुआ, भारत के आधे इलाके पर उनका कब्जा हो गया। फिर उन्होंने तय कर लिया कि अब हम यहां सरकार बनाएंगे अपनी, और सरकार बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव को भेजा गया लंदन से। 1750 में वो आया, 7 साल उसने काम किया और 7 साल में अंग्रेजों की सरकार बना दी। 1757 में अंग्रेजों की पहली सरकार बंगाल में बनी, और बंगाल में जो सरकार बनी उसके भी कहानी को आपको 1 मिनट में मैं बता दूं। बंगाल का राजा था, उसका नाम था सिराजुद्दौला। अंग्रेजों ने उसको इसी तरह का एक प्रपोजल दिया था कि हम तुम्हारे साथ एक संधि करना चाहते हैं, करार करना चाहते हैं। सिराजुद्दौला ने मना कर दिया। फिर अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे राज्य में व्यापार करेंगे, लाइसेंस दे दो। सिराजुद्दौला ने उसको भी मना कर दिया। तब अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को धमकी दी कि हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे और युद्ध में तुम्हें हरा के ये राज्य छीन लेंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हमला करके देखो। तो अंग्रेजों ने बाकायदा तारीख घोषित की, 23 जून 1757 को हम तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया। तो सिराजुद्दौला ने कहा ठीक है, हम देखेंगे हमला कैसा होता है। तो अंग्रेजों ने जब हमला करने की सारी तैयारी की तो उनके पास सैनिक बहुत कम थे। बंगाल में, कलकत्ता में हमला करने के लिए उनके पास 350 सैनिक थे, और सिराजुद्दौला की कलकत्ता की जो आर्मी थी उसमें 18,000 सैनिक थे। कुल मिलाकर वैसे तो सिराजुद्दौला के पास 1 लाख सैनिक थे पूरे बंगाल में, लेकिन खाली कलकत्ता में 18,000 सैनिक थे। अंग्रेजों को यह मालूम था कि इस युद्ध में हम हारने वाले, सैनिक हमारे पास कम है। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मीर जाफर, उसको पैसा देकर, रिश्वत देकर अपनी तरफ मिलाया। माने सारा काम अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार की मदद से ही किया इस देश में। जो मैं बात समझाना चाहता हूं वो ये, रिश्वत दी मीर जाफर को, पैसे का लालच दिया, रिश्वत का लालच मिला, कुर्सी का लालच मिला, और मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया। और मीर जाफर ने अपने ही देश को धोखा दिया, अंग्रेजों से मिला। अंग्रेजों को फिर उसने मदद की। 18,000 सैनिकों की जो सेना थी वो अंग्रेजों के समर्थन में आ गई, और अंग्रेजों की सैनिकों की संख्या 350 से बढ़कर 18,350 हो गई। और इस सेना ने मिलकर फिर मीर जाफर की मदद से सिराजुद्दौला का मर्डर कर दिया। फिर थोड़े दिन के लिए मीर जाफर को राजा बनाया, फिर मीर जाफर का खुद मर्डर किया इसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। फिर मीर कासिम को बनाया, फिर उसका मर्डर किया रॉबर्ट क्लाइव ने, और अंत में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का राजा बन गया। बंगाल कितना बड़ा था उस समय? बंगाल का माने है पूरा बांग्लादेश, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा आसाम, आसाम के बाद पूरा का पूरा उड़ीसा, उड़ीसा के साथ झारखंड, झारखंड के साथ बिहार। इतना बड़ा इलाका बंगाल होता था उस समय। उसका राजा अंग्रेज बन गया रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही राजा बना उसी दिन से उसने और बड़े पैमाने पर लूटना शुरू किया बंगाल को।
और लूट लूट के करीब 7 साल तक वो धन जमा करता रहा। और 7 साल के बाद 1763 में आते आते उसका ट्रांसफर हो गया रॉबर्ट क्लाइव का। वो लंदन वापस गया। लंदन में उससे पूछा गया कि तुमने भारत में क्या लूटा, तुम भारत से क्या लेके आए? तो रॉबर्ट क्लाइव ने कहा सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे। रिकॉर्ड्स में है ये स्टेटमेंट जो मैं आपको सुना रहा हूं। रॉबर्ट क्लाइव ने कहा कि मैंने भारत से सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात आदि आदि लूट कर लाने के लिए पानी के 900 जहाज किराए पर लिए। 900 शिप्स मैंने किराए पर लिए। तो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर परेशान हो गया। उसने कहा कि शिप बोल रहे हो या बोट, नाव या शिप? तो उसने कहा नहीं शिप, नाव नहीं। तो उसको पूछा गया एक शिप में कितना माल आता है? तो उसने कहा कि कम से कम 70 मीट्रिक टन, 70 मीट्रिक टन। 70 मीट्रिक टन का माने 70,000 किलोग्राम। एक शिप में इतना माल आता है। इतना बड़ा शिप सोने का भरकर रॉबर्ट क्लाइव ले गया 900 सोना, चांदी, हीरे जवाहरात। अब ये बात आपकी कल्पना में ठीक से बैठे, इसके लिए एक उदाहरण देना चाहता हूं। आप किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े हो जाइए और जो गुड्स ट्रेन जाती है, मालगाड़ी, उसको देखिए। मालगाड़ी में एक तो होता है ओपन डब्बा होता है, खाली आधा, और एक तो पूरा कवर किया हुआ होता है। जो कवर किया हुआ मालगाड़ी का डिब्बा है गुड्स ट्रेन का, उसमें 72 मीट्रिक टन ही माल आता है। 72 मीट्रिक टन आता है उसमें। तो मालगाड़ी के 900 डिब्बे भरकर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात ले गया रॉबर्ट क्लाइव। आप किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाएं और लाइन से लाइन 15 मालगाड़ी ट्रेन आपकी आंखों के सामने से निकल जाए, इतना सोना भर के ले गया रॉबर्ट क्लाइव। 15 गुड्स ट्रेन, एक रॉबर्ट क्लाइव इतना लूट के ले गया। बाद में क्या हुआ? राजा ने उसी लूट के धन के बंटवारे के लिए कहा कि देखो भाई ये तो तुम्हें बांटना है सबको, तो मना कर दिया रॉबर्ट क्लाइव ने। उसने कहा मेहनत मैंने की, पैसे आपको क्यों दूं? तो राजा ने नियम अपने यहां यही है। तो उसने कहा मैं नहीं मानता इस नियम को। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने रॉबर्ट क्लाइव को फांसी की सजा दे दी, क्योंकि वो लूटा हुआ धन बांटने को तैयार नहीं था। उसके लिए मुकदमा चलाया गया बाकायदा, उसके ऊपर केस हुआ है और ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुकदमा चला है। आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों के बहुत सारे मुकदमे पार्लियामेंट में होते थे। हम मुकदमे के बारे में बात करते हैं, केस के बारे में बात करते हैं, तो हम सोचते हैं कि जिला अदालत होगी या उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा या सुप्रीम कोर्ट होगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में केसेस होते थे। रॉबर्ट क्लाइव का केस ब्रिटिश पार्लियामेंट में चला, बाकायदा आर्ग्यूमेंट हुए और वो अंत तक यही कहता रहा कि ये सारा पैसा मैंने लूटा, मैं नहीं दूंगा किसी को। और राजा उसको कहता था कि ये बांटना ही पड़ेगा तुमको। तो उसने बांटने से मना किया, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको फांसी दे दी। फांसी मिलने से एक दिन पहले रॉबर्ट क्लाइव ने अपने को गोली मारी रिवॉल्वर से और अपनी आत्महत्या की उसने। और जब रॉबर्ट क्लाइव मर गया तो वो जितना धन लूट के ले गया था वो सब बांटा गया ऊपर से नीचे तक। मैं कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं, भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा ईमानदारी होती है। ईमानदारी का मतलब ऊपर से नीचे तक सारा धन बांटा जाता है, तभी भ्रष्टाचार चलता है। अगर अकेला कोई आदमी लूट कर खाने की कोशिश करे तो उसका वही हाल होता है जो रॉबर्ट क्लाइव का हुआ। अब ये कहानी को मैं आज के समय के साथ जोड़ता हूं। अंग्रेजों ने ये सिस्टम बनाया लूटने का। रॉबर्ट क्लाइव उसका एक अधिकारी था जो ये लूट कर इतना ले गया। रॉबर्ट क्लाइव के बाद 84 अधिकारी आए, इसी तरह से लूटते रहे। रॉबर्ट क्लाइव मर गया, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स आया, उसने लूटा इस देश को। वॉरेन हेस्टिंग्स चला गया तो विलियम पिट आया, उसने लूटा इस देश को। फिर विलियम पिट चला गया तो कर्जन आया,
कर्जन ने लूटा इस देश को। कर्जन चला गया, फिर इस देश में विलियम बेंटिंग आया, उसने लूटा इस देश को। वो चला गया तो डलहौजी आया, उसने लूटा इस देश को। डलहौजी चला गया, फिर उसके बाद केनिंग आया, केनिंग ने लूटा इस देश को। और इस तरह से 84 अंग्रेज गवर्नर जनरल लूटते ही रहे 1947 तक, माउंटबेटन के समय तक। हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कुछ दस्तावेज इकट्ठे करके ये जानने की कोशिश की कि आखिर कितना लूटा रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, विलियम पिट ने, लिनलिथगो ने, लॉरेंस ने, पैथिक लॉरेंस था, एक जॉन लॉरेंस था, ये सब अंग्रेजों के गवर्नर जनरलों के नाम हैं। सबने मिलाकर कुल कितना लूटा, तो वो रकम आज के हिसाब से निकलती है लगभग 300 लाख कोटि रुपए, 300 लाख कोटि रुपए, 300 लाख करोड़ रुपीस। 300 लाख कोटि रुपए को आप कैलकुलेटर में नहीं लिख सकते, फेल हो जाता है कैलकुलेटर, क्योंकि कैलकुलेटर में 12 अंक आते हैं, 12 डिजिट्स आती है, और 300 लाख कोटि को जब आप लिखोगे तो इसमें 17 अंक लगते हैं, 17 डिजिट्स। इतना अंग्रेजों ने लूटा। और जिस समय लूटा था उस समय के बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट को जोड़कर 2010 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा दें तो ये रकम बैठती है 450 लाख कोटि रुपए, ब्याज सहित। और ये हिसाब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये हमें लेना है उनसे वापस। नहीं तो भारत स्वाभिमान क्यों बनाया हमने? इसी के लिए तो बनाया, लेना है ये हमको। और इतनी मेहनत क्यों की, ये सारे दस्तावेज क्यों इकट्ठे किए, क्यों एक एक का हम हिसाब निकाल रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने इतना लूटा, वॉरेन हेस्टिंग्स ने इतना लूटा, इसने इतना लूटा, क्योंकि आज नहीं तो कल ये लेना है हमको उनसे। ये हमारी रकम है, उनके बाप दादों की नहीं है, हमारा पैसा है, हमारी मेहनत की कमाई का पैसा है। इस पूरी कहानी में एक चीज और आपके समझ में आए कि ये जो लूटते थे अंग्रेज ऊपर से नीचे तक, इसके लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसको वो हायरार्की कहते थे। और इस सिस्टम में कुछ अधिकारी हुआ करते थे लूटने में मदद करने के लिए। अंग्रेजों ने सबसे पहला अधिकारी जो बनाया इस देश में लूट में मदद करने के लिए, उस अधिकारी का नाम था कलेक्टर। अंग्रेजी शब्द है ना कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्टर माने इकट्ठा करने वाला। क्या? लूट का माल। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आपको हंसी आ रही है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बाकायदा 3 साल बहस चली 1857 से 1860 तक कि इस लूट के पैसे को गांव-गांव जाकर इकट्ठा कौन करे। तो अंग्रेजों ने कहा कि एक कलेक्टर नाम का अधिकारी बनाओ जो लूट के माल को इकट्ठा करे। तो कलेक्टर उन्होंने नियुक्त किया इस देश में। फिर कलेक्टर के ऊपर एक अधिकारी बनाया, उसका नाम था कमिश्नर। अंग्रेजी का एक शब्द है कमीशन, कमीशन में से निकला कमिश्नर, कलेक्ट में से निकला कलेक्टर, कमीशन में से निकला कमिश्नर। माने बात बिल्कुल स्पष्ट है, कमिश्नर माने कमीशन लेकर लूट का माल इकट्ठा करने वाला कमिश्नर। और कलेक्टर होता था, डिप्टी कलेक्टर होता था, एडिशनल डिप्टी कलेक्टर होता था, कमिश्नर होता था, चीफ कमिश्नर होता था, एडिशनल कमिश्नर होता था। ये पूरी हायरार्की अंग्रेजों ने बनाई। इसमें सबसे नीचे का जो अधिकारी होता था उसको कहते थे तहसीलदार। तहसीलदार सबसे नीचे का अधिकारी, और सबसे ऊपर का अधिकारी होता था चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर के भी ऊपर। तो ये थी अंग्रेजों की प्रशासन व्यवस्था। और इस पूरी प्रशासन व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य था लूटो और अंग्रेजों को दे दो, लूट लूट के अंग्रेजों को दे दो। तो कलेक्टर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था,
कमिश्नर लूटता था, उसको कुछ कमीशन मिलता था, वो कमीशन ये अपनी जेब में रखते थे और लूट का पूरा माल ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को दिया करते थे। ये थी हमारी प्रशासन व्यवस्था। अंग्रेजों ने क्या किया था कि ये जो कलेक्टर की पोस्ट थी, इसके लिए बाकायदा परीक्षा लेते थे। वो एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसका नाम था ICS एग्जामिनेशन, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। उसमें जो परीक्षा होती थी वो इस बात की कि कौन कितना लूटने की ताकत रखता है, उसको वो टेस्ट करते थे। परीक्षा लंदन में होती थी। गलती से एक भारतीय, महान भारतीय, इस परीक्षा में पास हो गए। उनका नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। गलती से पास हो गए। गलती क्या थी? नेताजी को मालूम नहीं था कि ये परीक्षा क्यों होती है और कलेक्टर का काम क्या होता है। जब वो पास किया तब पता चला कि ये तो लूटने का सारा बिजनेस है। हुआ ये था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। वो बेटे को बार बार कहते थे कि तुमको कलेक्टर होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे पिता कहते हैं, हर पिता का सपना है बेटा कलेक्टर बने, कलेक्टर बने, कलेक्टर बने। तो उस जमाने में भी था, क्योंकि लूटने को सबसे ज्यादा तो यही मिलता है ना। हर एक पिता ये चाहता है भगत सिंह पड़ोस के घर में हो, मेरा बेटा तो कलेक्टर हो। ऊधम सिंह पड़ोसी का बेटा बने, मेरा बेटा तो कलेक्टर बने। लूट लूट के लाए, घर में भरे। तो जानकीनाथ बोस का भी यही सपना था, मेरा बेटा कलेक्टर बने। और बेटा का पिता से झगड़ा चलता था। वो कहते थे मुझे तो भारत माता की सेवा करनी है, और वो कहते नहीं तुमको कलेक्टर बनना है। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने अपने बेटे को टॉन्ट कस दिया, चिढ़ा दिया, और ये कहा कि तू कलेक्टर बन नहीं सकता, परीक्षा पास नहीं कर सकता, इसलिए बोलता है कि नहीं बनना, नहीं बनना। तो बेटे को ये बात चुभ गई। उन्होंने उसी दिन अपना ब्रीफ केस उठाया, लंदन चले गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। ये 1921 की कहानी है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके 8 महीने के अंदर परीक्षा पास की उन्होंने, और परीक्षा पास नहीं की, टॉप किया। मेरिट लिस्ट में उनका 4था स्थान था, 4th पोजीशन थे। किसी भारतवासी को कभी भी कलेक्ट्री की परीक्षा में मेरिट नहीं आई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पहले एक भारतवासी और थे जिन्होंने ये परीक्षा पास की थी, अरविंदो घोष। लेकिन अरविंदो घोष की मेरिट नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मेरिट आई थी। अरविंदो घोष ने परीक्षा पास की थी और मेरिट में उनका नंबर शायद 246वां या ऐसा कुछ था। नेताजी सुभाष का 4था स्थान था। 8 महीने में परीक्षा पास की थी, और अंग्रेजों के सब्जेक्ट लेकर परीक्षा पास की थी। इंडियन सब्जेक्ट नहीं लिए थे उन्होंने, यूरोपियन हिस्ट्री लिया था उन्होंने ICS की परीक्षा पास करने के लिए, और उसमें मास्टरी करी। परीक्षा में 4th पोजीशन आई, कलेक्टर हो गए। होने के बाद उनको पता चला कि यहां तो सारा कमीशन खोरी का बिजनेस है। उनको कहा गया कि तुमको भारत में पोस्टिंग मिलेगी, इतना लूटना है, उसमें इतना तुम्हारा कमीशन होगा, और हर बार पोस्टिंग में तुम्हारी तरक्की होती जाएगी। तुम जितना ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी को लूट के दोगे, उसी के हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन होगा। नेताजी सुभाष ने कहा कि मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, और उसी समय उन्होंने इस्तीफा दिया, रिजाइन किया। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके पिता बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने पिता से यह कहा कि मैं भारत माता के लोगों को लूट नहीं सकता, और ये पूरी नौकरी लूट करने के लिए है, मैं नहीं जा सकता इस नौकरी। इस्तीफा देके वापस आए, और वापस आने के बाद की कहानी आप सब जानते हैं, उन्होंने भारत में क्या क्या किया, और अंत में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई, और उससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, और अंग्रेजों को भारत से भगाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो इस कहानी से जो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि कलेक्टर की पोस्ट थी लूटने के लिए, कमिश्नर की पोस्ट थी लूटने के लिए, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट थी, ये था पूरा सिस्टम। अब उसी सिस्टम की मदद से अंग्रेजों ने लूटा 300 लाख कोटी रुपए। अब हुआ क्या, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़कर। तब बहस हुई इस भारत में आजादी के समय कि ये अंग्रेजों ने जो लूटने के लिए सिस्टम बनाया, इसका क्या करें।
ये जो कलेक्टर है इसका क्या करें, कमिश्नर का क्या करें, डिप्टी कलेक्टर का क्या करें, तहसीलदार का क्या करें, नायब तहसीलदार का क्या करें, एसडीएम का क्या करें, ये बहस हुई भारत में। और इस बहस को किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का, इसको भी भारत से भगा दो। गांधी जी ने खुलेआम कहा हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए, हमें लूटना नहीं है अपने देश के लोगों को, इसलिए ये ब्यूरोक्रेसी को भारत से हटाओ। और गांधी जी ने इतने कठोर शब्दों में कहा कि अगर अंग्रेजों को रखना है तो भाई कोई नहीं बचा जो ये कहता हो कि ये कलेक्टर कमिश्नर वाली व्यवस्था हमें बदलनी है। परिणाम क्या हुआ, हमने अंग्रेजों को भगा दिया, अंग्रेजों की व्यवस्था को रख लिया। आज भी कलेक्टर है, आज भी कमिश्नर है, आज भी डिप्टी कलेक्टर है, आज भी डिप्टी कमिश्नर है, पूरी व्यवस्था वही की वही है। अब जो व्यवस्था अंग्रेजों ने लूट के लिए बनाई थी उसी व्यवस्था को हम चला रहे हैं, तो आज भी वो व्यवस्था लूट ही रही है और कुछ नहीं कर रही है। जब आप एक सिस्टम बनाते हैं तो आपके सामने उद्देश्य स्पष्ट होता है कि आप विकास करने के लिए सिस्टम बना रहे हैं या लूटने के लिए बना रहे हैं। अंग्रेजों का स्पष्ट उद्देश्य था भारत में विकास कुछ नहीं करना है, लूटना है। अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएंगे जो अक्सर लोग मुझे करते हैं, अगर अंग्रेजों को भारत का विकास नहीं करना था तो उन्होंने रेलवे क्यों बनाई? रेल तो अंग्रेजों ने बनाई इस देश में। आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट की एक बहस का कोट सुनाता हूं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हो रही है और वो ये कह रहे हैं कि हमें इंग्लैंड में उद्योग बनाने हैं और इंग्लैंड में कच्चा माल कुछ नहीं होता, तो सारा कच्चा माल भारत से लाना है। उस कच्चे माल को भारत के गांव-गांव से लाने के लिए रेल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अंग्रेजों ने रेल बनाई। वो आपकी सुविधा के लिए नहीं बनाई, रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए रेल बनाई। और सबसे पहली रेलवे लाइन कौन सी थी मालूम है? अहमदाबाद से मुंबई। पहले ठाणा से मुंबई बनी, उसके थोड़े ही दिन के बाद अहमदाबाद से मुंबई। और अहमदाबाद मुंबई का पूरा बेल्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉटन का बेल्ट है, कापूस सबसे अच्छा इसी बेल्ट में होता है। तो अंग्रेजों को रेलवे डिब्बों में भर भर के कापूस लंदन लेके जाना होता था। तो मालगाड़ी में कापूस भरा जाता था, मुंबई में उतरता था, मुंबई में पानी के जहाज में वो कापूस भरता था, लंदन जाता था। तब लंदन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती थी, इसके लिए रेल बनाई थी। बाद में क्या हुआ, पहले गुड्स ट्रेन चलाई, फिर उन्होंने पैसेंजर ट्रेन चलाई। पैसेंजर ट्रेन का उद्देश्य यह था कि भारत में जहां जहां अंग्रेज लूटते थे वहां वहां अंग्रेजों के खिलाफ बगावत होती थी, लड़ाई होती थी, विद्रोह होता था। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों की आर्मी जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, इसके लिए पैसेंजर ट्रेन चलाई उन्होंने। तो आपके लिए नहीं चलाई थी पैसेंजर ट्रेन, आर्मी के लिए चलाई थी। एक और गहरी बात कहता हूं आपसे, जब अंग्रेजों के कलेक्टर कमिश्नर गांव-गांव जाके लूटते थे तो तंत्र क्या था? अंग्रेजों ने गांव के शेतकरी को लूटने के लिए एक टैक्स लगा रखा था जिसका नाम था लैंड रेवेन्यू, लगान जिसको हम कहते हैं, मालगुजारी जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू कितना था? कुछ भारत के इलाके जहां सबसे अच्छा खेती का उत्पन्न है वहां पे लैंड रेवेन्यू था 90%, 90%। कोई भी शेतकरी जो उत्पन्न करता था, गेहूं, चावल, चना, दाल, इसका 90% अंग्रेज लूटते थे शेतकरी का। 100 क्विंटल किसी ने गेहूं उत्पन्न किया, 90 क्विंटल गेहूं ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी, 10 क्विंटल शेतकरी के पास बचता था। और गांव-गांव से ये गेहूं कलेक्ट होके मालगाड़ी के डब्बों में भर के मुंबई जैसे स्थान पर पहुंचाया जाता था जहां से शिप में भर के वो गेहूं इंग्लैंड जाता था। और इंग्लैंड में फिर उससे बेकरी इंडस्ट्री चलती थी, पाव रोटी बनती थी, डबल रोटी बनती थी। उस समय इंग्लैंड में गेहूं नहीं होता था, भारत से जाता था। तो गांव के शेतकरी से लूटना और इंग्लैंड भेजना। अब शेतकरी समाज कई बार अंग्रेजों से झगड़ा करता था, इसके लिए नहीं देते थे, बहुत सारे शेतकरी लगान नहीं देते थे।
तो अंग्रेज फिर उनके साथ मारपीट करते थे। कानून बनाए हुए थे कि जो शेतकरी लगान नहीं देगा उसको मारा जाए, पीटा जाए। तो कोड़े से मारते थे, लेशेस, जिसमें लोहे की कील लगी रहती थी, और किसी भी शेतकरी को 100 कोड़े मारते थे। 5 कोड़े खाते खाते शेतकरी मर जाता था।